अचानक आधी रात 3 बजे अदिति की नींद खुली। उसे बाथरूम जाना था, इसलिए वह कमरे के बाहर चली गई। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसकी नजर एक बंद कमरे के दरवाजे पे पड़ी, जहां से उसे छम छम की आवाज आ रही थी। लेकिन उसे लगा कि यह तो उसका वहम है। कल रात को ज्यादा थकान की वजह से वह कमरे का रुख नहीं कर पाई, इसलिए खुद उसके पैर उस कमरे की तरफ मुड़ गए। अदिति ने कमरे का दरवाजा खोला, पर ये क्या, वहां पहले से ही लाइट जल रही थी। एक पुरानी लकड़ी का टेबल कमरे के बीचों बीच पड़ा हुआ था। उस टेबल के ऊपर सुंदर सुंदर प्लेटें और फूलदान रखा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर ऊपर की दीवारों पे पड़ी, उस दीवार के अंधेरे कोने से खून की बूंदें टपकने लगी। अदिति के हाथ में एक पुरानी किताब थी। फिर छम छम की आवाज अदिति के चारों तरफ गूंजने लगी। अदिति जोर से चीखी। अदिति की आवाज सुन के सबके सब लोग नींद से जाग गए। अदिति के हाथ से किताब गिर गई और वह उस कमरे से डर के मारे भागने लगी। जैसे ही अदिति तीसरे कमरे से बाहर निकली, उसके सामने अचानक एक पुरानी और मैली रंग की पोटली गिर पड़ी। यह पोटली बहुत पुरानी थी, जैसे सालों से कहीं रखी हुई हो। इसके अंदर पड़े सिक्के भी काफी पुराने और डरावने थे, जो देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। पोटली गिरते ही सिक्के जमीन पर बिखरने लगे। राजीव, सुषमा और सर्वेश घबराए हुए अदिति को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। ये सब चल क्या रहा है? अचानक उन्हें उस अजनबी की बात याद आने लगी कि आप देखेंगे। अदिति ने डरते डरते पोटली को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पोटली को हाथ में लिया, उसका हाथ कांपने लगा। सिक्के जमीन पर गिरते जा रहे थे और हर बार जब वह एक सिक्का उठाती, वह उसके हाथ से फिसलकर फिर से गिर जाता। ऐसा लग रहा था जैसे पोटली में कोई अजीब सी शक्ति हो जो उसे परेशान कर रही हो। राजीव अदिति को आवाज लगाता है, अदिति बेटा, ये तुम जमीन पर बैठकर क्या कर रही हो? तुम अंदर वाले कमरे से ऐसे डरकर क्यों भाग के आई? अदिति का चेहरा डर से सफेद हो गया था और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सिक्के गिरते जा रहे थे और वह उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। अचानक पोटली गायब हो गई थी। अदिति डर के कारण बेहोश हो गई थी और सुषमा ने उसे संभाल लिया। अदिति, सर्वेश और उनके माता पिता राजीव और सुषमा अब फ्लैट नंबर 103 में पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे। घर के हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी फैली हुई थी, जैसे हर दीवार, हर कमरे में एक दबी हुई कहानी छिपी हो। पहले दिन की हलचल और उत्साह के बाद अब घर में सन्नाटा छा चुका था। फ्लैट के तीसरे कमरे का डर सभी के मन में था। खासकर अदिति और सर्वेश को उस कमरे के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वे कभी भी उस कमरे में नहीं जाते थे और जब कभी उस कमरे की बात होती तो उनके दिलों में एक घबराहट का एहसास होने लगता। रात के समय सब लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। आधी रात के आसपास अदिति को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे किसी चीज के खिसकने की थी। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था, लेकिन फिर भी वह आवाज तेज होती गई। अदिति की जैसी ही नींद खुली, उसने खुद को तीसरे कमरे के अंदर पाया। अचानक उसके सामने एक सीढ़ी दिखी। उसने सोचा कि यह उसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचाएगी और वह सीढ़ी की तरफ दौड़ी। लगभग आधे घंटे तक वह उसी सीढ़ी पर चढ़ रही थी जहां से उसने शुरू किया था। वह थकते थकते वापस उसी कमरे में पहुंची और देखा
कि वही पुरानी पोटली जो उसने पहले दिन देखी थी अब फिर से कमरे के बीचों बीच रखी हुई थी। साथ ही सिक्के बिखरे हुए थे। अजीब बात यह थी कि इस बार सिक्कों के गिरने की आवाज कहीं और से आ रही थी। अदिति ने डरते हुए पोटली को उठाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने पोटली को हाथ में लिया वह जोर से कांपने लगी। अचानक पोटली में से एक बड़े बड़े नाखूनों वाला डरावना हाथ निकला और कमरे का माहौल कुछ बदल सा गया। उसकी आंखों के सामने धुआं सा छा गया और एक अजीब सी छाया उसकी आंखों के सामने झलकने लगी। यह छाया किसी इंसान की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की थी। अदिति घबराते हुए पोटली को वापस फेंकने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंका वह अपनी जगह पर चिपक गई। ये क्या हो रहा है? अदिति के मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा हो गए थे। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, राजीव और सुषमा ने उसे घबराया हुआ देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजीव ने उसकी घबराई हुई हालत देखी और तुरंत पास आकर पूछा, पापा, मुझे कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वह पोटली, वह सिक्के और वह छाया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अदिति कांपते हुए बोली, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। तुम बहुत थकी हुई हो, तुम बस सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। राजीव ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अदिति को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। सुषमा भी सोच में पड़ गई। क्या तुमने किसी से इसके बारे में सुना है? इस घर के बारे में क्या कुछ अजीब बातें हो सकती हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा, अदिति ने कहा। फिर अचानक से सर्वेश की आवाज आई, क्या तुम दोनों फिर से ये सब शुरू कर रहे हो? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। बस ये सब सिर्फ डर का असर है। हम यहाँ नए हैं और नई जगह में ऐसे एहसास होना आम बात है। अदिति चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या यह सब सच में सिर्फ उसका डर था या फिर फ्लैट में कुछ और छिपा हुआ था? राजीव ने फिर कहा, हमारे पास यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। कुछ भी जो डर हो उसे नजरअंदाज करो। हम सब एक साथ हैं और हमें इस घर में खुश रहना है। लेकिन अदिति को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ डर था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो था जो इस घर में उनकी तलाश कर रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई, सब लोग घर के अन्य हिस्सों का दौरा करने निकले। अदिति ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह तीसरे कमरे को फिर से नहीं देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई कुछ करे या फिर इस अजीब सी स्थिति का हल निकाले। क्या यह सब सिर्फ अदिति का भ्रम था या सच में फ्लैट में कोई छुपा हुआ रहस्य था? क्या अगले दिनों में कुछ और डरावनी घटनाएं घटने वाली थी?